अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। ये अब वीडियो पार्ट 2 के एग्ज़ाम डे 2 है, कंपोनेंट 2 है। और मेरे ख्याल में दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। मैं तो इसको सबसे मुश्किल समझता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आप सारा एग्ज़ामिनर डिपेंडेंट बहुत होता है, क्योंकि आपके 10 स्टेशन हैं, 10 इंटरेक्टिव स्टेशन होंगे और 6 मिनट हर स्टेशन का होगा। कंपोनेंट क्या है? एनालिटिकल टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो रूटीन में हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं उसके मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। इन 10 में से ना एक मोस्टली ना सरप्राइज ही होता है, वरना इसके 9 तो ऐसे स्टेशन हैं कि वो आने ही आने हैं और वो मोर एंड लेस वही होते हैं। तो आप जितना अच्छा भी परफॉर्म करते हैं, आपको एग्जामिनर ना 10 में से 8 दे रहा होता है और आपने 60% स्कोर करना है। लेट्स सपोज जो सरप्राइज़ है वो आपको ना आया, फिर आपने 90 में से लेने हैं 60 नंबर, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जो स्टेशन है ना, देखें, एक जो स्टेशन है वो फोटोमीटर जो है ना, हमारा रूटीन जो फोटोमीटर रूटीन केमिस्ट्री एनालिसिस के लिए होते हैं, तो उसके मतलब उसके ना देखें आधे नंबर तो होते हैं स्पॉटिंग के। उसके ऊपर जो प्रोब्स हैं वो क्या हैं, रिएक्शन चैम्बर कहाँ पर है, उसके सिस्टम सॉल्यूशन कहाँ पर है, उसके ऑपरेशन, मेंटेनेंस आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करनी है। ठीक है, मेंटेनेंस के अंदर वीकली, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली। ठीक है, अब आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम है उसका अगर TLA आपका आ गया तो उसके अंदर जो रूटीन केमिस्ट्री है ना वो C503 है। और अगर अलग से आ गया इनका एक C303 भी है FIP के पास, तो दोनों सेम है, सिर्फ थ्रूपुट का डिफरेंस है। थ्रूपुट भी आपको पता हो तो मेजर चीज़ें आपको पता हो, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मेंटेनेंस कैसी है, क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, और मेंटेनेंस पूरा आपको आना चाहिए और स्पॉटिंग आनी चाहिए। मेजर आधे नंबर स्पॉटिंग के हैं। इसी तरह जो दूसरा स्टेशन होता है वो केमिलुमिनेसेंस या इलेक्ट्रोकेमिलुमिनेसेंस पे स्पेशल केमिस्ट्री के हमारे एनालाइजर होते हैं, उसका भी सेम ऑपरेशन, मेंटेनेंस, क्वालिटी होनी चाहिए। अब जो इनके पास TLA के अंदर है वो E801 है, वैसे E402 है, उसका छोटा वर्जन है। थ्रूपुट का डिफरेंस है, प्रिंसिपल सारा कुछ सेम है। उसके अलावा एडविया है सीमंस वालों का, और मैग्लूमी है स्नाइप का, ये भी है। तो अक्सर अगर TLA आ जाएगा तो TLA में तो वो जो E801 और वो नहीं आएंगे, C503, या मे भी वही अक्सर TLA अगर आ जाता है ना तो उसके 3 स्टेशन बन जाता है। एक TLA का बन जाता है और एक आपका रूटीन केमिस्ट्री का बन जाता है, एक स्पेशल का बन जाता है। तो जो हमारा पिछला एग्ज़ाम था उसमें E402 आया था और C303 आया था, तो ये है। तो उससे पिछला एग्ज़ाम था उसमें मैग्लूमी 800 भी आया था और रोश का ही था, चुगताई वालों के पास वो आया था। अच्छा, जो तीसरा स्टेशन होता है ना वो पोटेंशियोमेट्री बेस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस कंपोजिट सिस्टम हो सकता है। अगर ABG आएगा तो वो कंपोजिट होगा। इलेक्ट्रोलाइट के अलावा वो जनाब जी हमारे गैसेस भी कर रहा होगा। फिर उसमें जो सवाल होता है वो पूछा जाता है, डायरेक्ट मैयर कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से मैयर होते हैं। ख़ास तौर पर उसकी ऑपरेशन में और क्वालिटी कंट्रोल ABGs की बहुत अहम है। 1 लेवल कंट्रोल, 2 लेवल कैलिब्रेशन, 1 लेवल कैलिब्रेशन, 2 लेवल, 3 लेवल क्या है, और कंट्रोल कैसे रन करने हैं, ये बड़ा अहम होता है। इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर एज़ कम्पेयर टू ABG अगर आपको आता है तो वो उसका आसान होता है, वो भी पोटेंशियोमीट्री के ऊपर बेस्ड है। इनके पास E-लाइट अल्ट्रा है और ABGs इनके पास 2 हैं। ज़्यादातर कोबास B221 रखते हैं। अच्छा, POCT के अंदर एक तो ग्लूकोमीटर है, ठीक है। उसके अलावा जो मैं आपको बता सकता हूँ इसके अलावा आ सकता है वो कोआगुलोमीटर भी आ सकता है अगर वो रखना चाहें। उसके अलावा ये आपका जो POCT है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर भी वैसे है ना POCT, तो ABGs भी आपका POCT है। इस दफ़ा जो ग्लूकोमीटर रखा हुआ था, लेकिन डॉक्टर अदनान ज़ुबैरी ने कोआगुलोमीटर के बारे में चीज़ें पूछी थी कि क्या वो भी POCT है, वो कैसे यूज़ होता है, कहाँ यूज़ हो सकता है। तो POCT एक ऐसी चीज़ है जो कि पेशेंट बेड साइड पर यूज़ हो सकती है, ठीक है।
वो आपको डेफिनेशन पता है। अच्छा, उसकी आपको ना क्वालिटी को बहुत अच्छा, वो कहते हैं हाँ भी इसकी क्वालिटी भी रन करेंगे, हाँ जी क्यों नहीं रन करेंगे, फिर उसके ऊपर क्या क्या होते हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, रिएजेंट ग्रेड वाटर तो आता है, लेकिन अब जहाँ एग्ज़ाम हो रहा होता है तो रिएजेंट ग्रेड वाटर और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट भी वैसे ही देखे जाते हैं कि कौन से हैं, तो वो वही अज्यूम किए जाते हैं जो कि मतलब वहाँ पर हैं, उनको आप अच्छा तैयार करते हैं। अब जो रिएजेंट ग्रेड वाटर है ना, स्पॉटिंग हर चीज़ में अहम है। आधे नंबर आपके उसके हैं, आधे नंबर आपकी उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस क्वालिटी मेंटेनेंस के हैं, वो चीज़ें हैं। अच्छा, एक यूरिन का आता है स्टेशन, उसके अंदर ये कॉम्बो 10 जैसे हमारे पास है, या 3 पैरामीटर वाल भी अक्सर यूज़ कर लेते हैं, इसके अंदर 10 पैरामीटर है। तो इसके अंदर जितने भी हैं आपको ना थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कौन सा पैरामीटर कौन से केमिकल यूज़ होता है उसकी वजह से होता है, कौन सा इसके अंदर ड्राई रिएजेंट यूज़ हो रहा है। तो ज़्यादातर ग्लैक्टोसीमिया वाला आता है, वो ग्लूकोज नेगेटिव आ रहा होता है, फिर वो स्नैरियो दिया होता है तो वो ग्लैक्टोसीमिया होता है। उसके अलावा भी यूरिन स्ट्रिप के ऊपर जो केस डिटेक्ट हो सकते हैं वो आ सकते हैं। कैलकुलेशन के अंदर ना इस दफ़ा सरामिरी, पिछली दफ़ा सरामिरी जहाज से जो हमारा एग्ज़ाम था FIP में, उसके अलावा कुछ CSF का इंडेक्स पूछ रहे थे कि हिमोलिसिस हो गया है तो वो मतलब सैंपल लेते हुआ है या अंदर से पहले ही से उसको ब्रेन की हेमरेज है, तो वो कैसे पता चलेगा। उसके अलावा जो इन्होंने हमें CPSP का दिया हुआ है उसके अंदर उन्होंने कैलकुलेशन कुछ दी हुई है, होमा या ओस्मोलैलिटी या मोलर अब्जॉर्बिविटी पूछ सकते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में अगर कुछ पूछ सकते हैं तो करेक्टेड कैल्शियम पूछ सकते हैं, वो आपने किस तरह निकालना है। या उसके अलावा अगर आ गया तो एवरेज ग्लूकोज किस तरह निकालेंगे फ्रॉम द HbA1c, वो भी आ सकता है। और भी हमारी छोटी मोटी कैलकुलेशन आ सकती हैं, वैसे आई तो नहीं है। एस्टिमेटेड GFR भी आ सकता है, ठीक है, नो डाउट, कोई पता नहीं है, ये सरप्राइज हो सकता है, मैं खुद वो कर रहा हूँ, एस्टिमेट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये आए। अच्छा, इलेक्ट्रोफ्रेसिस स्ट्रिप्स आती हैं, सर इमरान ही लेते हैं ये, वो आगा खान से स्ट्रिप्स लाते हैं, तो आगा खान में जो भी कुलीग हैं उनसे रब्ता करें, कोई जो कलेक्शन मंगवाएं उनको कहो यार आप हमें इंटरप्रेट करके बताओ। देखें, इलेक्ट्रोफ्रेसिस हर जगह नहीं हो रहा, ठीक है, हर इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा, जहाँ और है वहाँ के रेजिडेंट से आप रब्ता करें, उनको कहें यार हम इंटरप्रेट करना सिखाएं, ऑनलाइन वीडियोस देखें। सर इमरान की भी एक वीडियो है, तो वो अगर आप मिल जाए वो कर सकते हैं। देखो, क्रोमेटोग्राम जो है ना उसकी इंटरप्रिटेशन पूछी जाती है कि इसके अंदर इंटरनल स्टैंडर्ड क्यों लगाते हैं, इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, ये वो इस तरह की चीज़ें जो क्रोमेटोग्राम से मुतालिक हैं वो आपको आनी चाहिए। देखिए, ओस्मोमीटर जो AFIP में है ना वो है लूज़र कंपनी का, तो ये तस्वीर मुझे मिली है नेट पे, मैंने इसको पेश कर दी है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो वो पार्ट्स पूछते हैं, आधे नंबर आपके हर इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स के हैं, वो आप बता दें ये क्या है ये क्या है, तो वो मुख्तलिफ इसके ऊपर लगा देंगे, सैंपल कहाँ रखना है, डिस्प्ले कहाँ होगा, मतलब मेजर आपको इंस्ट्रूमेंट देखा हो। अगर AFIP जाने की इजाज़त नहीं है तो कहीं अगर ये पढ़ा है तो वहाँ देख लें, नहीं तो ऑनलाइन वीडियो देख लें। देखें, टोटल 10 स्टेशन आने हैं, तो इसके अंदर क्योंकि उन्होंने 2 इंस्ट्रूमेंट और भी डाले हुए हैं कि मैनुअल एनालाइजर भी आ सकता है, तो वो आप देख लें उनके पास। उसमें ये होता है कि ट्रे जो हमारा स्ट्रिप रीडर होता है वो अलग होता है, इंक्यूबेशन के लिए अलग होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो पहले यूज़ होता था। उसके अलावा स्टोन एनालिसिस के लिए ना STFRI बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो भी उनसे पूछ लें कौन सी कंपनी का है, तो वो उसको कर लें। अच्छा, उसके अलावा जो मेरे ख्याल में अगर कोई सरप्राइज़ आ सकता है, अच्छा, और उसके अलावा ऑटोमेशन TLA का भी एक स्टेशन आ सकता है, हमारा चुगताई में आया था। अच्छा, उसके अलावा ना मैथ्स स्पेक्ट्रोग्राम भी उसको इन लाइन रखें। देखें, आप पार्ट 2 देने जा रहे हैं, यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना, तो कुछ भी आ सकता है। जो MS हम करते हैं उसका जो हमारे पास उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो भी आप थोड़ा सा इंटरनेट से देख लें। तो मैं इस कंपोनेंट 2 को ना बहुत ज़्यादा हाईली रेट करता हूँ। मेरे ख्याल में ये कंपोनेंट 2 जो है ना हमारे टोटल 5 कंपोनेंट है उनमें सबसे मुश्किल मैं इसको मानता हूँ। मे बी दूसरे लोग ना, जो बाकी 5 कंपोनेंट है ना उनके नंबर ना वो उन्होंने डिवाइड कर दिए, ठीक है, उसके अंदर एग्जामिनर कुछ कर भी नहीं सकता, वो सारा कुछ डिवाइड है।
ठीक है। टॉक्स के अंदर आपके पास चांस होता है, ठीक है, वो आपको नंबर उन्होंने डिवाइड किए होते हैं, लेकिन ना वो क्योंकि आप स्पोर्टिंग भी कर रहे होते हो, सुना रहे भी होते हो, कभी आपके बोलने में कोई मसला हो सकता है, उसको सही समझ ना आए, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, तो ये बड़ी चीज़ें हैं। मैं ना ये फाइल भी ना वर्ल्ड की ना फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। और वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, और अच्छी नीयत के साथ जाएं और सोच के जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों ने पास ही होना है, और परेशान बिल्कुल नहीं होना। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिए।